तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, यानी टेलर ने कौन कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, टोटल हम लोग उसकी बात करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल पढ़े थे बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे टोटल टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं, दोनों में कुछ अंतर है, ये बात आपको पहले समझना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए जो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं एफडब्ल्यू टेलर ने या हेनरी फ्योल ने, वो आपके प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, यानी जिनकी मदद से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को, मैनेजमेंट को ठीक तरीके से कर सकते हो। बट जहां बात आती है टेक्निक की, टेक्निक का मतलब होता है मेथड्स या प्रोसीजर फॉर डूइंग सम टास्क, किसी काम को करने का, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एफडब्ल्यू टेलर की जो टेक्निक्स हैं, इन्होंने टोटली हमें बताया कि वर्कर की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, रिसोर्सेज को आप फुली यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, यानी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के लिए, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए टेलर ने कुछ मेथड्स, कुछ प्रोसीजर्स हमें दिए हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जिन्हें हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम लोग एक एक से बात करेंगे। टोटल आपकी आई थिंक 4 ही हैं। तीसरी है जो आपकी वर्क स्टडी, उसके अंदर जरूर आपके 4 या 5 पार्ट होंगे, तो टोटल ऐसे मिला के देखा है शायद 8 या 9 टेक्निक टोटल होंगी आपकी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक से बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो जरा नाम से ही आप मतलब समझो, फंक्शनल और फोरमैनशिप। फंक्शनल जो वर्ड है वो फंक्शन से बना है, यानी काम से बना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम चल रहा है। फोरमैनशिप वर्ड जो है वो फोरमैन से बना है, फोरमैन यानी एक प्रकार से सुपरवाइजर। तो आपको क्या करना है, टेलर हमसे ये कहता है, एफडब्ल्यू टेलर जी हमसे ये कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल भी भार नहीं रखना है किस चीज़ का? प्लानिंग का। यानी हमसे टेलर ये कहना चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं उन्हें सोचने पर मजबूर मत करो, उन्हें सिर्फ काम पर फोकस करने दो। प्लानिंग का जो काम है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले कर लेंगे। इसकी वजह हमें टेलर ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, दोनों जगह 2 हेड बना दो, 4 हेड बना दो, 4 हेड बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट के, 4 हेड बना दो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, जिन्हें आप फोरमैन का नाम दोगे। तो 4 फोरमैन दोनों जगह आप डिसाइड कर दो। ये हमें सजेशन दिया किसने? एफडब्ल्यू टेलर ने। कौन कौन से 4 फोरमैन रहेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, कौन 4 फोरमैन रहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में आखिर क्या है। तो देखो, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। आपको फैक्ट्री का डिवीजन 2 डिपार्टमेंट में करना है, एक आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। तो टेलर ये सजेस्ट करते हैं, उन्होंने ये फील किया कि वर्कर्स को प्लानिंग का बर्डन नहीं देना है, फिर क्या करना है? एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। तो वर्कर को प्रोडक्शन पे और वर्क पे उनको ज़्यादा फोकस करना है। तो टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन दी प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, स्पेशलाइज्ड लाने के लिए टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, टू गाइड, टू इंस्ट्रक्ट दी वर्कर्स। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कुछ आपके फंक्शनल एक्सपर्ट्स रखी दिए हैं। फंक्शनल एक्सपर्ट समझते हो, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मतलब आपके फोरमैन। तो इन्होंने कहा 4 फोरमैन आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और 4 फोरमैन आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब कौन कौन से फोरमैन हैं जल्दी से आप लोग रीड कर लो। तो देखो 8 फंक्शन की इनने बात की, जिसमें से 4 हैं आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन है, पहले वो सुनो। सबसे पहला है आपका रूट किलर। रूट जो वर्ड है यानी रास्ता, तो वो किलर जो हमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताए कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यानी जो आपको रास्ता दिखाए वो आपका रूट किलर। सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर। सब नाम से पता चला है, जो आपका फोरमैन जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, टाइम टाइम पे आपको गाइड करे, वो इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर। फिर आपका टाइम एंड कॉस्ट किलर। 2 वर्ड आ गए, एक तो टाइम, कब आपका काम स्टार्ट होगा, कब आपका एंड होगा, वो आपका टाइम किलर। कॉस्ट किलर जो आपकी कॉस्ट शीट को मेंटेन करे, यानी जो बताए कहाँ कितना खर्चा हुआ है,
उसके बाद डिसिप्लिनेरियन यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखे, जो डिसिप्लिन का ध्यान रखे। इसके बाद हमारे जो 4 फोरमैन हैं वो हैं आपके, पहला है आपका गैंग बॉस। तो गैंग बॉस क्या करता है, सारी की सारी मशीन्स को, सारे टूल्स को और बाकी जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है काम करने के लिए उन सबको अरेंज करता है। कौन करता है, गैंग बॉस। याद रखना ये कई बार पूछा गया है गैंग बॉस का काम। सेकंड है स्पीड बॉस। अगेन सब कुछ अब नाम से पता चल रहा है। स्पीड बॉस जो स्पीड का ध्यान रखे कि जो हमारी जॉब है, जो हमारा टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। थर्ड पॉइंट रिपेयर। रिपेयर का मतलब जो ध्यान रखे कि जो मशीन्स और टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, अगर कहीं कोई खराबी है तो उस पर रिपेयरिंग का काम करे। और लास्ट आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करके चले, यानी क्वालिटी को देख के चले, क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो इसी को आपको सामने एक डायग्राम नजर आ रहा है, सादा सिंपल सा डायग्राम। फैक्ट्री मैनेजर है, नीचे आपका वर्कर है, ये हम फंक्शनल फोरमैनशिप की ही बात करें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड हैं, जो अभी हमने पढ़े वही 4 हेड हैं। इसे याद करने के लिए वैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो या आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, गर्ल्स प्लीज़ बुरा मत मानना, पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी ट्रिक है, मैं सिर्फ याद करने के लिए ये चीज़ बोली थी उस वीडियो में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी गर्ल्स ने कमेंट किया कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी वो है डर्टी गर्ल्स, DIRTY, डर्टी, और इस साइड लिख देते हैं हम लोग गर्ल्स, ताकि अलग अलग आपको आसानी से याद हो सके। देखो D का मतलब डिसिप्लिनरी, I का मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लियर, R का मतलब रूट क्लियर, T का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लियर, यहाँ पर Y छूट जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, G का मतलब गैंग बॉस, I का मतलब इंस्पेक्टर, R का मतलब रिपेयर बॉस, S का मतलब स्पीड बॉस, यहाँ पर L आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पर आपको Y छोड़ देना है, यहाँ पर आपको L छोड़ देना है। तो ये है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। याद रहेगा क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, वर्कर्स को प्लानिंग का बोझ नहीं देना है, फिर बाकी 4 हेड यहाँ पर फोरमैन, 4 फोरमैन यहाँ पर, 4 दोनों के नाम याद रखो, हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आओ, सेकेंड है अगेन ए इंपॉर्टेंट टेक्निक, और टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर अगेन काम के लिए, वर्क के लिए 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। एक से दोनों का मतलब समझते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब अब बेटर क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज और प्रॉपर कलर, मतलब जो भी आपकी डायमेंशन है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसको पहले से आप लोग एडवांस में डिसाइड कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रिमोट मेरे सामने रखा हुआ है, ये रिमोट क्या साइज रहेगा, कितनी लेंथ रहेगी, कितनी ब्रेथ रहेगी और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहेंगे, सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर लेना। ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन यानी ये आपका स्टैंडर्ड सेट कहलाता है। इसी के साथ में एक वर्ड लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि काम को थोड़ा सा सिंपल कर लो। और काम को हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, जो हमने काफ़ी सारी क्वालिटी वेरिएशंस रख रखी हैं। टेलर हमसे क्या क्या रखे हैं, जो भी आपने क्वालिटी वेरिएशंस फालतू रख रखी हैं उनको थोड़ा सा कम कर लो, लिमिटेड प्रोडक्ट रखो, वो आपके ज़्यादा उन पर फोकस करो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपने गुड डे बिस्किट देखे होंगे, काफ़ी प्रकार के आते हैं, काजू खजूर आते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी प्रकार के हैं गुड डे बिस्किट आपके, ठीक सस्ते वाले भी हैं, कुछ आपके कॉस्टली भी हैं। बट अगर आप देखो ओवरऑल तो सेल किसी भी एक पर्टिकुलर बिस्किट की ज़्यादा कोई खास नहीं है। टेलर हमसे क्या सजेस्ट करते हैं कि जो आपने 8-10 प्रकार की जो क्वालिटी आप निकाल रहे हो ना, इन सबको कम करके लिमिटेड कर दो, यानी आप सिर्फ 2 या 3 रखो, बट 2 या 3 पे आप ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पर टेलर ने हमसे एक एग्जाम्पल भी दिया था। यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल हैं कि USA की कंपनी थी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो 200 प्रकार के पेपर बनाती थी, कंपनी सक्सेसफुल नहीं थी। बट उन्होंने अपनी 2000 से कम करके उन्होंने अपने 200 प्रकार के पेपर कर दिए और 200 प्रकार के पेपर करने पे कंपनी काफ़ी बेटर तरीके से काम करने लगी। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, उसने अपनी 200 से कम करके 32 वेराइटीज़ कर दी थी ओनली। 200 वेराइटीज़ कम करके कितनी, 32, और वो कंपनी ठीक ठाक वर्क करने लगी। तो हम लोग थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो हर एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है हर एक बिजनेस ऑपरेशन पे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा, स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ। देखो ये आपका पॉसिबल तभी होगा जब आप टूल्स ठीक रखो, यानी टूल्स का सिलेक्शन करो, इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करो और मशीन कौन सी इस्तेमाल होगी उस चीज़ का इस्तेमाल करो जिससे आप
मैक्सिमाइज कर सकते हो क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी। इसके अलावा है स्टैंडर्डाइजेशन, ये लाइन जरूर आप लोग याद रखना जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको सेट करना है क्या चीज़, साइज, टाइप, वेट, मेजर और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जरा आगे थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, तो हमें अब टेलर ने क्या सजेस्ट किया इस टेक्निक के अंदर वो देख लो। तो अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। तो आपको स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करना है। टू सेट अप स्टैंडर्ड मैनेजर मस्ट कीप यूज ऑफ वर्क स्टडी। तो मैनेजर को क्या करना है, पहले वर्क स्टडी करनी है। वर्क स्टडी के अंदर आपकी स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सब आते हैं। इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो भी सुन लो स्टैंडर्डाइजेशन को करने के। सबसे पहला आपको गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइम। अब आपको देखो जो आप भटक रहे हो ना, उन सब की जगह आपको फिक्स्ड लाइन पे आ जाना है। फिक्स्ड साइज और फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आपने पहले से फिक्स कर रखी है। दूसरा, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। अगर आपको कोई पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करना है, आपको इंटरचेंजेबिलिटी करना है, यानी आपको चेंजेस करने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो भी पॉसिबल हो सके। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी पॉसिबल हो सके। और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी आपको ध्यान रखना है, मैन का भी और मशीन का भी। इसलिए इन्होंने क्या कहा टेलर ने कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन रखना ही रखना है। इसके बाद जरा सिंप्लीफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। तो जो भी आपने अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो आपने बना रखे हैं उन सबको एलिमिनेट करना, उन सबको खत्म करना, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मेरे ख्याल से आप दोनों चीज समझ गए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड रखना है, आपको फिक्स्ड रखना है साइज से, वेट और मेजर। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो आपने क्वालिटी वेरिएशंस बढ़ा रखे, बहुत ज़्यादा कर रखे, उससे आपको कम कर देना है। जैसे 2000 प्रकार के पेपर्स बनाती थी यूएसए में कंपनी, उनने अपने 2000 से 200 कर दिए क्वालिटी वेरिएंस और 200 में सक्सेस हो गई। सेम एक और एग्जाम्पल था हमारे पास, जो आपकी 200 प्रकार के फ्रूट्स बना थे मैन्युफैक्चरर, उन्होंने 32 प्रकार से कर दिए थे, उससे वो सक्सेस हो गए थे। तो इसके बाद थर्ड टेक्निक है हमारे पास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको काम की स्टडी करनी है। आप स्टडी कैसे करनी है काम की, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और जो हमारा फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी हम कह सकते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो आपका। तो ये आपका है टोटल वर्क स्टडी के अंदर। वर्क स्टडी के अंदर टोटल आपका पहला आएगा फैटिग स्टडी, दूसरा आएगा आपका मोशन स्टडी, तीसरा आएगा आपका टाइम स्टडी और चौथा आपका मोशन स्टडी, एक था मेथड स्टडी। तो मेथड, टाइम, मोशन 3 और आपका एक हमने चौथा जो हम लोगों ने देखा वो था फैटिग स्टडी। तो ये 4 टोटल इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे। अगर आपसे कोई पूछे वर्क स्टडी इक्वल्स टू, तो वर्क स्टडी इक्वल्स टू फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। तो ये 4 हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक, तो जरा देखो ना, हम लोग रीड करते हैं एक एक से। सबसे पहला पॉइंट है आपका फैटिग स्टडी। तो फैटिग का मतलब होता है थकान, यानी हमें अब थकान को स्टडी करनी है। थकान किसकी, वर्कर्स की। देखो एक वर्कर्स जो कंटिन्यूसली काम करेगा वो जल्दी थक जाएगा। आपको क्या करना है, उसे एक टाइम पर रेस्ट प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पर जो हमें स्टडी करनी है वो पहली चीज़ तो ये स्टडी करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितने समय काम करने के बाद आपको उसे रेस्ट देना है। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी आपको कितने समय का रेस्ट देना है। और तीसरा नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी अगर वो 9 घंटे काम कर रहा है तो 9 घंटे में टोटल कितनी बार आप उसे रेस्ट प्रोवाइड करोगे। ये 3 चीज़ें आपको किसके अंदर स्टडी करनी है, फैटिग स्टडी के अंदर। अगर आप लोग ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी और नंबर, आपको लग रहा होगा सर दोनों सेम तो है, लगभग दोनों सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितने समय काम करने के बाद उसे रेस्ट चाहिए, फिर उसने कितने समय काम किया फिर उसे रेस्ट चाहिए। और नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो जॉब करने पे उसे टोटल कितना रेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद देखो जरा हमें टेलर क्या सजेस्ट करते हैं वो जरा देख लो। तो यहाँ देख लेते हैं, टेलर सजेस्टेड दैट, अब टेलर ने हमसे क्या कहा, दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। तो जो टाइम पीरियड है, जो आपकी फैटिग स्टडी है, कितना टाइम देना है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, वो आपकी मैनेजर की इच्छा पे और मैनेजर के एक्सपीरियंस पे डिसाइड नहीं करेगी। तो हमसे ये क्या कहते हैं, बट टू गिव ए साइंटिफिक अप्रोच। इसमें भी टेलर कहते हैं कि थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच दो। क्या अप्रोच दो, फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू कंडक्ट फैटिग
स्टडी टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर को वो करो, ऑब्जर्व करो उसे कि कितनी देर बाद वो थक जाता है, और व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ए जॉब, जब वो काम कर रहा हो तो उसे ऑब्जर्व करो कि वो कितनी देर बाद थक जाता है, एंड नोट डाउन द टाइम, और उस टाइम को नोट कर लो, दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड, वो कितने समय बाद बोर होने लगता है, व्हेन एंड हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और ये चेक करो कि उनकी एफिशिएंसी लेवल कितने समय के बाद कम होने लगती है, ये आपको पर्टिकुलरली नोट करना है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 3 शिफ्ट में काम करते हैं वर्कर, ठीक, तो आपको क्या करना है, एक शिफ्ट के बाद दूसरे शिफ्ट में आपको उन्हें रेस्ट प्रोवाइड करना ही करना है, ताकि उनका पहले शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में उनका मन लगा रहे, उनमें थोड़ी सी एनर्जी रहे काम करने के लिए। इसके बाद सेकंड है, अब हम लोग ध्यान रखना वर्क स्टडी के अंदर ही पढ़ रहे हैं। पहला आपका फैटिग स्टडी हो गया, दूसरा है आपका मेथड स्टडी। मेथड का मतलब आप कौन सा मेथड अपना रहे हो काम के लिए, तो इसमें भी टेलर क्या कहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ, यानी आपको ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ, या वो आपको ध्यान है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, या वो तरीका अपनाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आप मेथड लगा रहे हो पहले आप उसके बारे में स्टडी कर लो कि बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। जैसे हम लोगों ने जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर 2 मेथड पढ़े हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, तो आप जो भी लगाना चाहते हो पहले उसके बारे में डीपली ऑब्जर्व करो, अगर वो बेस्ट मेथड है तभी आप उसे अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि आप लगा के देख रहे हो, ठीक होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। तो देखो जरा, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजर इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड, ठीक है। तो इससे बेस्ट मेथड फाइंड करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं टेलर कि कॉस्ट मिनिमम आए और मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। फिर टेलर हमें क्या सजेस्ट करते हैं, ये लाइन जरूर याद रखनी है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब मेथड। तो ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो रूल ऑफ थंब मेथड के द्वारा डिसाइड नहीं करेंगे, यानी मैनेजर की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, मैनेजर की तानाशाही नहीं चलेगी। फिर कैसे होगा, बट ऑल दी मेथड्स मस्ट बी ट्राइड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले ट्राई करो आप, एंड दी वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट, और जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, जिसमें कॉस्ट कम से कम आए, वो आपको सिलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टाइम स्टडी। टाइम का मतलब अब आपको समय की स्टडी करनी है। टाइम स्टडी के अंदर आपकी ये 4 चीज़ें आती हैं टोटल, कौन कौन सी हैं जल्दी से देख लो। सबसे पहला, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, आपको एक काम करने के लिए कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी, पहला पॉइंट। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करो, एक स्टैंडर्ड सेट करो पर्टिकुलर। फिर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट, कैटेगराइजिंग दी वर्कर्स इन एफिशिएंट कैटेगरी, तो दोनों को वर्कर्स को कैटेगराइज कर दो, कितने एफिशिएंट वर्कर हैं और कितने इनएफिशिएंट वर्कर हैं। इन चारों चीज़ों को मिला के बनेगी आपकी टाइम स्टडी, यानी इन चारों को देख के आप डिसाइड करोगे कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक। इसके बाद जो टेलर सजेस्ट करते हैं वो हमें जरूर याद रखना है। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया, टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन। तो अगेन यहाँ पर वही रूल ऑफ थंब वाला कि इंट्यूशन, मैनेजर की अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, टाइम डिसाइड करने में, विल एंड विश ऑफ मैनेजर, बट टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। ये लाइन जरूर याद रखना। टाइम स्टडी आपको कैसे देखना है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली, इन्होंने यहाँ पर भी यही कहा कि आपको साइंटिफिकली देखना है कि कितना टाइम बाकी लगेगा किसी जॉब को परफॉर्म करने में। टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, तो अगेन यहाँ पर टेलर ने क्या कहा कि एक एवरेज वर्कर को आपको पहले ऑब्जर्व करना है जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहा हो, और ऐसा नहीं है आपको उसे बार बार ऑब्जर्व करना है किसी जॉब को करते टाइम, उसके बाद आपको टाइम फिर डिसाइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब आप कितने मूवमेंट्स कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। टेलर क्या कहते हैं, जो वर्कर्स के अनवांटेड मोशंस हैं, वो यहाँ वहाँ हिल डुल रहे हैं, और पता चला रॉ मटेरियल काफ़ी दूर से लेके आ रहे हैं, तो जब वो ऐसे काम करते हैं, रॉ मटेरियल दूर से लेके आ रहे हैं, टूल्स को उठाने के लिए काफ़ी बार बेंड हो रहे हैं, इससे क्या होता है, उन्हें में जल्दी थकान हो जाती है, जिस वजह से उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो टेलर हमसे सजेस्ट करते हैं जो उनके अनवांटेड मोशंस हैं, जो फालतू के इमोशंस हैं, उन्हें हटा दो। टेलर हमसे ये कहते हैं कि आप वर्कर्स को डीपली ऑब्जर्व करो, पहले आराम से देखो वर्कर्स को, और फिर जो भी उनकी इमोशन है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक प्रोडक्टिव, यानी जो आपकी ज़रूरत है प्रोडक्शन में, जो हो चाहिए। दूसरा अनप्रोडक्ट, यानी अननेसेसरी। तो जो अनप्रोडक्टिव जो मोशन है वर्कर के, उन सबको आपको रिमूव कर देना है, जिससे
उनमें बहुत जल्दी थके नहीं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो देखो जरा हम लोग रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने हैं वर्कर्स के मूवमेंट्स, फिर आपको डिफरेंशिएट करने हैं प्रोडक्ट और अनप्रोडक्टिव में, फिर आपको जो अनप्रोडक्ट और वेस्टफुल है उसे कम करने हैं, और फिर आपको सूटेबल इक्विपमेंट टूल्स वगैरह आपको ठीक तरीके से रखने ताकि जो उसके अनप्रोडक्टिव वो हैं मूवमेंट्स हैं वो सारे कम हो सकें। जैसे आप वो टूल उठाने के लिए बार बार नीचे झुक रहा था तो उसकी जगह आप टेबल रख दो, वो बार बार नहीं झुकना पड़ेगा उसे। तो ये सब आपके मोशन उसे कम कर देना चाहिए। बाकी आपको फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसे जरूर रीड करोगे। और बाकी आपको ये नहीं दे रखा है इसमें कि टेलर क्या सजेस्ट करेंगे, तो टेलर का सजेशन हमें अभी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ये खैर आप 4 बातों से समझ गए हो कि मोशन स्टडी में आखिर क्या है। तो इसके बाद आप आ जाओ, तो अब एक लास्ट टेक्निक बचती है, वो है आपकी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अगेन एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक। तो क्या है इसके अंदर, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। डिफरेंशियल यानी डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, पीस वेज सिस्टम, पीस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस। जैसे ये हमारी फैक्ट्री है, मेरे पास रिमोट ही है सिर्फ टेबल पे, तो मैं आपको वही बार बार एग्जांपल दे पा रहा हूँ। मेरे पास ये रिमोट है, इसी की हमारी फैक्ट्री है। आपको क्या करना है, आप जैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, तो आपको उनको दिन के हिसाब से पेमेंट नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि दिन भर काम करते हैं तो आपको 400 रुपये देने, ऐसा नहीं करना है। टेलर हमसे क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि आप नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से पेमेंट करो। एक वर्कर दिन भर में 10 रिमोट बना रहा है तो आप एक काम करो, 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दो, 50 रुपीज़ के हिसाब से। एक वर्कर ने दिन भर में कितने रिमोट बनाए, 10 रिमोट, कितनी पेमेंट करोगे उसे, 500 रुपये। दूसरा वर्कर है, उसने दिन भर में 12 ये रिमोट बनाए हैं, उसे कितनी पेमेंट करोगे, 600। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक तो स्पीड पकड़ेगा, दूसरी चीज़ वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर टेलर हमसे कहते हैं कि आपको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसे उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, जो कम प्रोडक्शन करेगा उसे कम पेमेंट मिलेगा। तो इस हिसाब से जो खराब वर्कर है, खराब वर्कर का कहने का मतलब हमारा ये है कि वो वर्कर जो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जो काफ़ी कम प्रोडक्शन कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो भी अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसे इंक्रीज कर देंगे। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग इसे भी। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एम्फेसिस ऑन टू पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। तो यहाँ पर भी एफिशिएंट कौन से, इनएफिशिएंट कौन से, ये आपको पता चल जाएगा। टेक्निक ऑफ, ये देख लो जरा, 4 पॉइंट हैं यहाँ पर भी। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट इन एफिशिएंट, एफिशिएंट वालों को आपको ज़्यादा पे करने हैं, इनएफिशिएंट वालों को आपको कम पे करने हैं। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज, आपको एफिशिएंट जो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें आपको एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक, ताकि वो मोटिवेट भी हों और एफिशिएंट बने रहें। फिर एक्स्ट्रा वेजेस पे करने हैं आपको एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इन एफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफ। तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इसलिए भी करना है ताकि जो इन एफिशिएंट वर्कर हैं वो एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरीज में आने की कोशिश करें। और लास्ट आपका व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। तो इससे मैंने आपको ओवरऑल बताया कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो आपका मैक्सिमाइज होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी टोटल 4 टेक्निक्स। अब आप कहोगे सर 4 नहीं है ये, देखो 4 हैं आपकी मेन। 4 कौन कौन सी है मेन, 4 हैं आपकी जो मेन है। सबसे पहली थी आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बाद आपको देखो स्क्रीन पर नजर आ रही है, सेकंड है जो आपका वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा है आपका वर्क स्टडी, और चौथा है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो 4 तो ये हो गए। बाकी आप अगर देखो वर्क स्टडी, तो इसके अंदर 4 और हैं, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। तो ये 4 + 4 आपके टोटल 8 टेक्निक्स होती हैं। तो अगर आपकी बुक में कोई और भी टेक्निक दे रखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं संडे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स ज़रूर लूँगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और बाकी मैं क्या उम्मीद करूंगा आपसे, बस इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमारी वीडियोस पर मिलें। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, मैं आपके लिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिलहाल मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।